बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़। और नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में, जहाँ पर एक 14 साला बच्चे की कार एक्सीडेंट से 6 अफराद जो है एक ही ख़ानदान के जहाँ बहक हुए, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइफ़र केस में जो है समात कुछ देर के लिए उस पर जो है वो सस्पेंड की गई है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस बड़ा अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब। इसके अलावा आज हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अरहम तारिक ने। तो स्टार्ट करते हैं, अरहम साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। डिफेंस में आज हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है अरहम साहब के जो डिफेंस में हादसा हुआ, ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ, और जो 6 लोगों की हलाकत हुई एक ही ख़ानदान के, ये किसी सूरत इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा हादसा था। और क्या हालत होगी उस ख़ानदान की जिनके जो लोग 6 लोग जिनके जाँ बहक हो चुके हैं। बात पॉइंट क्या है? पॉइंट जो हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो ये है कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अब उस बच्चे ने टक्कर मारी, वो किस हालत में था नहीं था, ये वो चीज़ें हैं। ये मैं आपको अपना लाइन बता रहा हूँ, वो तो अभी डिसाइड करेगी अदालत। लेकिन हम मीडिया ट्रायल करके हमने उस बच्चे का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत शुक्रिया शादाब साहब। सबसे पहले तो जिन 6 लोगों की जान गई, अल्लाह ताला उनको तो फिरदौस में जगह अता फरमाए। यकीनन बहुत अफसोसनाक है। डीएचए मेरे तो घर के बिल्कुल साथ हुआ, बहुत उधर एक खौफ फैला हुआ था। ये मीडिया ट्रायल की बात है ना, इसमें बिल्कुल आप किसी को शेम नहीं कर सकते इन द सेंस कि किसी की एक पुलिस का एक वतीरा है, मामूल है कि ये वीडियो सबसे पहले अपलोड कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आखिरकार ये हुआ क्यों, हमने इसको प्रिवेंट करना था। हमने ये नहीं करना था कि हमने किसी की एक बस बाद में वीडियो बना ली और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू कर दिया। हमारा काम क्या था कि हम इस तरह के रेगुलेशंस लेकर आते कि ऐसा काम होता ही ना। खैर हो गया, बड़ी अफसोसनाक बात। उसके बाद अब लेकिन जब ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कम से कम मीडिया को दिखाना तो पड़ेगा। अगर आप दिखाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी, लोग डिटर कैसे होंगे और पुलिस को कान कैसे होंगे? वरना तो शादाब साहब आपके सामने है कि जब तक कोई चीज़ मीडिया पे चलती नहीं है तो हमारे दायरे हरकत में ही नहीं आते। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। हरल साहब की तरफ चलते हैं। देखिए हरल साहब, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि खबर ज़रूर रिपोर्ट करें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना उस बच्चे की तस्वीर मेरी दानिश में होनी चाहिए मीडिया पे, और ना ही उस बच्चे का नाम आना चाहिए। 14 साल उसकी उम्र है। यकीनन उसने गलती की और बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जो हाथ एक जुर्म किया उसने बहुत बड़ा। लेकिन ये डिसाइड करना अदालत का काम है कि क्या वो मुजरिम था या नहीं था। हम मीडिया में बैठ के हम किसी की किरदार कशी तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम किसी को सज़ा जज़ा का फैसला नहीं कर सकते। तो हम उसका इतना ज़्यादा मीडिया ट्रायल करके, और टॉप ट्रेंड के ऊपर आजकल ये चल रहा है कि जी वो ये हो गया। मैं तो अभी तक वो बच्चे का नाम भी नहीं लिया और ना मैं लूँगा उस बच्चे का नाम। उसकी रीज़न ये है कि जब अदालत फैसला कर देगी तो फिर उसके ऊपर जो भी होगा देखा जाएगा। क्या कहते हैं हरल साहब आप? देखिए शादाब भाई, हमारा अलमिया ये है कि जब तक कोई सानिया नहीं होता तब तक जो है हमारे इदारे जो हैं वो हरकत में नहीं आते, कानून नाफिज करने वाले। और जो साबिक़ इक़्तिदार लोग हैं उनके कानों पर जूं नहीं लिखती। तो यही बदकिस्मती मैं समझता हूँ। अगर इदारे पहले अपना काम कर रहे होते, या कानून नाफिज करने वाले जो भी साहिबान हैं या इदारे हैं वो अपना काम कर रहे होते, तो ऐसा जो है वो वाक़या जो है वो पेश ना आता। आप देखते हैं रोज़ाना हमारे मामूल की बात है कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। कम उम्र जो बच्चा है, जो नाबालिग बच्चा है, उसको तो शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता, और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसके पास नहीं था, इसलिए उसके ऊपर जो है 302 की दफ़ात जो है वो लगाई गई। अगर किसी के पास कोई, मैं इस हवाले से ज़रा कानूनी आगाही भी दूँ अपने नाजरीन को, कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है, जो चलाने वाला ड्राइवर होता है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो उसके ऊपर जो मुकदमा बनता है वो बेलेबल ऑफेंस होता है, रैश ड्राइविंग का मुकदमा बनता है, और कत्ल बिल खता उसको कहा जाता है। और ये 302 की दफ़ा के तहत जो FIR काटी गई है इस बच्चे के, जिसकी गाड़ी के नीचे 6 जो हैं बेचारे लोग जो हैं बेगुनाह जो है वो मारे गए, नीचे आ गए, कुचले गए। तो अगर कानून नाफिज करने वाले हैं, पहले उन्होंने कोई चेक एंड बैलेंस किया होता
हम देख रहे होते हैं कि कितने लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, उनके अपनी जानों के लिए भी खतरा होता है, उनके जो पाँव हैं वो पैदान पे नहीं पहुंच रहे होते और वो बाइक के ऊपर ऐसे बाइक चला रहे होते हैं जैसे कोई लकी रानी सर्कस में चला रहे होते हैं। आप देख लें कि लाहौर में कितने जो हैं रिक्शा ड्राइवर जो हैं, चिंगची हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। सिर्फ उनकी अपनी जानों के लिए ये नुकसानदेह बात नहीं है, बल्कि जो जितने लोग और भी सड़कों पर माफ करना हरल साहब, आप उनके लिए। चिंगची की तरफ चले गए, रिक्शा ड्राइवर की मैं तरफ थोड़ा चले सा गए। बात की देखिए लंबी कर गया हूं, बहुत सारी बातें आप हूं। देखिए आप फिर उस तरफ ले गए हैं कि भी चिंगची वो अपनी रोजी कमा रहा है। बहरहाल कानून अगर उस पर भी अमल करना चाहिए, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं अरहम आपकी तरफ आता हूं। आप बता रहे हैं आप जैसे डीएचए में आपके घर के पास ही हादसा, क्या ये पहला हादसा है जो आप तक के पहुंचा है, या इस तरह के हादसा डीएचए की सड़कों पर तो ये होता रहता है? हमारी जो होता रहता है से मुराद ये मेरा ये नहीं है खुदा न खास्ता कि मैं कह रहा हूं ठीक होता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले सोए हुए थे, अब नाके भी लग रहे हैं। अगर वो बर वक्त उन्होंने कार्रवाई, देखिए बच्चे की गाड़ी चलाना विदाउट लाइसेंस जुर्म पहले भी था, अब नहीं बना। अब जब ये इदारे हमारे उस वक्त सोए थे, अब जगह जगह नाके लगा के बैठे हैं। अगर ये पहले ही कानून के ऊपर अमल दरामद करा रहे होते तो इस नाखुशगवार हादसे से बचा जा सकता था। वो 6 लोग आज जिंदा अपनी फैमिली में बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। देखिए शादाब साहब, यही मेरा पॉइंट प्रिसाइसली। हम सबको पता है अंडर एज ड्राइविंग इलीगल है, और हम सबको ये भी पता है कि अंडर एज ड्राइविंग पाकिस्तान में एक नॉर्म है, ये आम चलती है। हर कोई जो है 18 साल से कम उम्र का बच्चा 50% होता है कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ये इस तरह के हादसात, ओवर स्पीडिंग, अभी आपने इससे पहले भी ये केस देखा कि कोई 5-7 कोई कॉलेज के बच्चे थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जा रहे थे, उस पर कोई FIR भी हो गई, मामलात हो गए। इसके अलावा भी कई इस तरह के केसेस आते हैं। अब होता क्या है, एक दफा अब पुलिस को कान हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो इतना बड़ा इशू बन गया, चलो जी क्रैकडाउन करो, चलो जी चेक पोस्ट बना दो। वक्ती तौर पर पुलिस का सिर्फ रेट बढ़ जाता है, जो साफ सी बात है, पैसे कमाते हैं। नाके लगा के जो भी पावर या मैंडेट किसी आगे आपको पुलिस को देंगे, उसका मिसयूज होगा। ये असल हमारा फेलियर है। और उसके अलावा होगा क्या, अभी तो वक्ती तौर पे मामला गर्म है ना, तो हर जगह नाके भी लगे हुए हैं, खड़े भी हुए हैं, और है जी क्रैकडाउन कर दिया, सीएम ने नोटिस ले लिया। सीएम साहब नोटिस लेंगे, 2-3-4 हफ्ते बाद खबर ठंडी होगी तो ये सारा मामला भी खत्म हो जाएगा। असल तो हमने बचना इससे। मीडिया ट्रायल क्यों ना करें, जब आपको पता है कि इधर तो वतीरा ही ये है। मीडिया ट्रायल करो, 3-4 हफ्ते बाद रहती है, अदारे भी एकदम हरकत में आते हैं, कोई 200-400 लोग पैसे बना लेते हैं, जो भी नीचे हलकार है, उसके बाद मामला फिर टाइट डाउन कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक ये चलता रहेगा तब तक तो ये हादसा एक साल बाद दोबारा हो जाएगा और होता ही रहेगा। आपने सिस्टम ठीक करना है, सिस्टम ठीक करें, देखें कि अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है, फौरी तौर पर जो है उस पर तब एक्शन लें, SOPs बनाएं, वो बनाएं। ऐसे तो नहीं चल सकता। हरल साहब, हमारा कानून क्या कहता है अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से? देखिए, अंडर एज जो है वो तो आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं मिल सकता, ड्राइविंग लाइसेंस तो दूर की बात है। बिल्कुल, ये जो अंडर एज जो ड्राइविंग होती है ये गैर कानूनी है। और आपने जैसे कहा कि जो अंडर एज लोग होते हैं वो अक्सर सड़कों पे होते हैं, लेकिन इसमें मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे होते हैं वो अगर अपना काम जो है वो जैसे कानून ने कहा हुआ है कि यहाँ पे बदकिस्मती है, सारे कानून मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जब होगी जिस कानून के तहत, और जहाँ तक आपने बात की कि उसकी जो तस्वीर नशर करनी थी किसी भी चैनल पे के उस हवाले से, देखिए जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनका काम है कि इंफॉर्मेशन देना, किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना या किसी को मुजरिम ठहराना ये मीडिया का काम नहीं है। इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बल्कि इस हवाले से जो मुअज़्ज़िम मुआशरे हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन आती है या FIR भी काटी जाती है तो तब तक वो उन लोगों का नाम जो है उसको सीगा राज में रखा जाता है। बल्कि यहाँ पे तो उन लोगों की बेचारों की हथकड़ियाँ लगा के हम उसका मीडिया ट्रायल कर देते हैं और उनकी तस्वीरें जो हैं हर TV चैनल पे चल रही होती हैं। और ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, ये गैर इखलाकी भी है कि आप जब तक आप कोई भी बंदा जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है वो मुजरिम नहीं ठहरता किसी कोर्ट ऑफ लॉ से आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तब तक जो है वो कानून की नज़र में उसको मुलजिम ही तस्वर किया जाए और उसको पहले जो है मीडिया ट्रायल करके आप उसको मुजरिम करार देते हैं। इस हवाले से बड़ा ही लॉ हमारे पास भी है और इंटरनेशनल लॉ भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है कि इवन पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता जहाँ कहीं भी FIR होती है उसके बाद जब तक
उसको मुजरिम कोर्ट नहीं करती तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क की और इसके अवाम की, जब किसी के ऊपर FIR हो जाती है तो उसको उसी वक्त जी मुजरिम करार दिया जाता है और उसको पलबंदे सलासल कर दिया जाता है और मीडिया ट्रायल एक अलहदा शुरू कर दिया जाता है। कोर्ट ट्रायल तो होना ही होता है लेकिन मीडिया ट्रायल भी किया जाता है जो गैर मुनासिब है। एक आपसे बात पूछनी है कि जब आप किसी की तस्वीर इस तरह, आपको ज़ाहिर बेहतर जानते हैं मीडिया का मामला, जब आप दिखाते हैं तस्वीर तो एज एक्यूज ही दिखा रहे हैं ना आप उसकी तस्वीर कि जी ये हादसा हुआ, ये मामला हुआ, उसमें मैं अरम आपको इसके एक छोटा सा मैं एक आपको वाकया सुनाता हूं। और क्या फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हो सकता है कि जब फैसला आ जाए तब तस्वीर दिखाएं? मैं बिल्कुल आपको एक मिसाल देता हूं। एक बड़े सीनियर वकील थे लाहौर बार के, वो ओहदेदार भी रहे। उनके साथ एक सानिया हुआ, एक वाकया हुआ कि उनके घर से एक बच्ची थी काम वाली, और वो जो आपको पता है वो होता है कि जी बच्ची पे तशद्दुद हुआ, ये हुआ वो हुआ सारा कुछ, और उनकी वालदा को भी पर्चा हो गया जी, उनको भी बेचारी, उनको वो व्हील चेयर के ऊपर लेके जा रहे हैं। उन वकील साहब पे भी मुकदमा हुआ, मीडिया दिन रात टॉक शोज कर रहा है उसके ऊपर, बड़ा हाइप क्रिएट हुई है, और वो बड़े धीमे मिजाज के वकील साहब थे। अब अल्टीमेटली एंड ये होता है कि जब केस का ट्रायल कंप्लीट होता है और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मेरा पॉइंट आरम ये है कि जब वो उसके साथ जो हुआ, जो हमने अपने कैमरों पे दिखा रहे हैं, ये देखे राक्षस और ये देखे इतना बड़ा, और इसकी वालदा भी, उसकी ये भी वो भी सारा कुछ, भाई कोर्ट ने बरी कर दिया। अब उसका जो हमने ट्रायल किया अरम, उसका क्या बनेगा? उस पे उसको क्या कंपनसेशन मिलनी चाहिए? सर तो जब उन्होंने बरी कर दिया कोर्ट ने, तो तब वो भी तो आप दिखा सकते हैं ना। नहीं, ये मैं आपकी बात देखे वो दिखा सकते हैं, लेकिन आपको पता है जो अरम जब ट्रायल किया जा रहा होता है, जब मीडिया ट्रायल किया जा रहा होता है, इसको सिर्फ 2 लफ्जों से कि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया खत्म नहीं हो सकता। सर मैं बिल्कुल हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप मीडिया ट्रायलों को इस तरह किसी का भी करें कि ये राक्षस है, ये देखें इसकी शक्ल, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम आपने रिपोर्ट तो करना है ना। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो आवाम को पता कैसे लगेगा, इसमें कैसे हम ये बच्चे ये रिपोर्ट करें कि जी डिफेंस फेज फलां में ये वाकया हुआ है जिसमें एक 14 साला बच्चा, उसकी तस्वीर दिखाए बगैर उसने ये किया है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, ये वो कर रहा है। और जो भी चीज, मेरा बेसिकली खबर की हद तक एतराज नहीं है, मेरा एतराज सिर्फ ये है कि जब हम उसका तस्वीर दिखा के उसका ट्रायल कर रहे हैं, अभी वो 14 साल का बच्चा है, जुर्म किया है उसने, नो डाउट, इस पे कोई रियायत नहीं है। 6 लोगों का जी माशरे पे इम्पैक्ट पड़ता है, जहाँ पे वो रह रहा होता है उसके इर्द गिर्द जो सारी लोग रह रहे होते हैं, उसका एक उसकी प्रेमशाही जो आपको नजर उसकी जो रेपुटेशन है, वो जो आईन ने दी हुई है कि किसी की प्राइवेसी रेपुटेशन जो है, जो एक बुनियादी हकूक है किसी का, तो उस पे ये चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। इस हवाले से इसमें किसी भी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में जब तक कोई भी इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो जाता, तब तक ना उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है, ना उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो पहले हो जाता है और उसके बाद जो है हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई जो डेफेमेशन का या डैमेजेस का या इस हवाले से जो 182 है PPC का, अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो उसका भी इतना प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है और फौजदारी का मुसलमा असूल है कि जो है किसी कोई भी जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अक्यूज को मिलता है। अक्यूज जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ है, लेकिन उससे पहले आप उसको डाउट देने की बजाय उसको पहले ही आप जो है वो मुजरिम ठहरा देते हैं। और एक और जो कानून का मुसलमा असूल है वो ये है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप किसी को सुने बगैर उसको आप मुजरिम बना देते हैं, तो ये बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का। और मीडिया को भी इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। इसमें हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में भी कानून है और इंटरनेशनल लॉ भी है, बदकिस्मती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तब होती है जब कोई मीडिया पे बात आती है या अदालतें जो हैं उस हवाले से कोई नोटिस लेती हैं, तो इदारे अगर खुद काम करें तो ये ऐसे मामला जो हैं ऐसे अफसोसनाक आपकी एक बात से देखें, मैं इसके आप थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ट्रायल के सॉरी मीडिया पे खबर आने के खिलाफ बात नहीं कर रहा। उसकी रीजन यह कि हमारा सिस्टम ऐसा है, आज हम मीडिया पे वो खबर देनी बंद करेंगे तो उस बच्चे का ताकतवर बाप 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अल्टीमेटली उसको लेके घर चला जाएगा और उन 6 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इसमें यह है कि उस बच्चे की फिलहाल जब तक कोर्ट से फैसला नहीं होता तस्वीर ना दिखाई जाए, उसका नाम ना दिया जाए, खबर रोजाना की बुनियादों पे दी जाए कि अब क्या हुआ, अब सीएम साहब चले गए, अब सीएम पहुंच गए,
अब आईजी साहब ने क्या किया, अब डीआईजी साहब ने किया, हालांकि ये सब लोग पहले सोए हुए थे। कानून पहले भी, मैं जो हरल साहब से भी सवाल किया था कि क्या जो माइनर छोटा बच्चा है इसकी गाड़ी चलाने के ऊपर कोई कानून है, तो मकसद यही था कि कानून तो पहले ही अरम मौजूद है, अब हम उस पर अमल ही नहीं करा रहे, तो फिर जितना कसूरवार वो 14 साल बच्चा है, मैं समझता हूं उतना ही कसूरवार हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ट्रैफिक का सिस्टम है, हमारा जो सरकार का सिस्टम है। क्या वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, क्या वो उस 6 लोगों की हलाकत के बराबर के मुलविस नहीं है? क्या वो लोग बराबर के कसूरवार नहीं है? रम देखिए, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह पहले मैंने कहा कि जब तक हम इस तरह का एक दस्तूर ही नहीं देंगे तो उसमें भी लोग गलतियां करते रहेंगे। जहां तक बात है इसके बच्चे होने की, वो तो इसको जुवेनाइल प्रेफरेंसेस जो हैं कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल मिलेंगी। और लेकिन एक मामला देखें शादाब साहब, छोटा नहीं है, 6 लोगों की जान गई है, एक 4 माह का बच्चा भी था, एक उसमें 4 साल का बच्चा भी था, वो भी तो बच्चे थे ना जिनकी जान चली गई है। बेशक आप अगर एक फाइन लाइन ड्रॉ करना जरूरी है, मैं समझता हूं कि ये इसका कहना कि देखें ये राक्षस है, ये वो, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। अगर तो कोई इस तरह किसी को डिफेम कर रहा है तो वो पीपीसी 500 और डेफेमेशन ऑर्डिनेंस मौजूद हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या मीडिया को कर्ब करने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप जितनी इस पर कदगन लगाएंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी कि अब आप ये नहीं रिपोर्ट कर सकते, अब आप ये नहीं रिपोर्ट कर सकते, वो फिर मामला सिलसिला आगे चला जाता है। ट्रायल्स जब भी हो रहे होते हैं पूरी दुनिया में, आप देखें बड़े बड़े मशहूर इस तरह के ट्रायल्स हैं, सारे पब्लिक होते हैं, पब्लिक ट्रायल्स भी होते हैं, दिखाया जाता है जी ये एक्यूज है, इस पर ये इल्ज़ाम आया, ये कोर्ट आया, ये किया, तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है, मशहूर ट्रायल हैं, ओजे सिम्पसन, जॉनी डेप, जिसको जो जहाँ मर्जी जुरिस्डिक्शन में उठा कर देख लें, शक्लें दिखाई जाती हैं। हाँ, आप उस पर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, उसको रिफ्रेन करें, एक और बात है। लेकिन मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि जब तक आप जो मीडिया पे नहीं दिखाएंगे ये सारा मामला, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रश डाउन द कारपेट ही होता रहेगा। बिल्कुल आपसे मैं इस पे करता हूँ, लेकिन भाई अरहम, जब कोई ताकतवर आता है तो फिर वो कहते हैं कि इसका नाम नहीं लेना, ठीक है ना, हम नाम नहीं लेते, वो और मामला है, वो तो अब छोड़े। इसका बच्चे का नाम, मैं सिर्फ मतलब मेरा पॉइंट यह है कि सब चले उसी तरह, खबर चले, अब वो चले गए, अब सीएम साहब चले गए, अब हालांकि ये आईजी साहब, यही सीएम साहब, यही सीटीओ साहब, यही अगर पहले कानून पे अमल दरामद करा रहे होते तो यकीनन ये हादसा ना होता। अब ताकतवर का नाम हरल साहब आता है तो मैं आपको पहले कह देता हूँ कि हरल साहब ना नहीं लेना, तुसी एम उतो तो लंघ जाओ। जब ऐसे आता है तो फिर हम बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें यहाँ पे कानून जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है वो इक्वल नहीं होगा, हर किसी के लिए कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून सब के लिए बराबर नहीं होगा, तब तक ये मामलात जो हैं और ये ठीक नहीं हो सकते ना, ये मुल्क में कुछ भी बेहतरी आ सकती है। मैंने हमेशा कहा है कि आपने अगर इस मुल्क को चलाना है तो एक आइन है, उसके मुताबिक जो है इस कानून को चलाया जाए और सारे इदारे जो हैं उस आइन के में दिया हुआ जो दायरा कार है उसके मुताबिक काम करें, और तब ये मुल्क जो है ये बेहतर हो सकता है, और तब भी इसमें कोई कानून जो है उसकी आपको अमलदारी नज़र भी आएगी। और जब तक ऐसे चलता रहेगा, कोई ताकतवर आएगा तो उसका कोई नाम भी नहीं लेता, तो जो मेरे जैसा कोई आप जैसा आम आदमी होगा तो फिर तो हर कोई नाम लेता है, मीडिया वाले भी नाम लेते हैं, और ताकतवर होगा तो मीडिया वाले भी घबराते हैं और हमें भी दबाते हैं, हम भी नहीं डरते नाम लेते। तो ये चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन तो है ना आपकी हर जगह पे, और यहाँ पे यही मेरा पॉइंट है। यहाँ पे अदलिया जो है बदकिस्मती से वो भी अशराफिया को प्रोटेक्ट करती रहती है। का ट्रायल भी होना चाहिए, उसको जो कानून के मुताबिक सजा होती है मिलनी चाहिए, ताकि जो जिस फैमिली के 6 लोग जहाँ बहक हुए हैं उसके गलती से उस लड़के की जो भी बदमाशी कहें जो भी है उसकी वजह से उसकी कानून के तहत सजा उसको मिलनी चाहिए। बस मेरा सिर्फ यह है कि ट्रायल जो मीडिया वाला है इससे बेहतर फोकस किया जाए कोर्ट के ट्रायल के ऊपर। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे कहूँगा कि अब नाम नहीं ले। वेलकम बैक जनाब। जैसे मैंने पहले कहा था कि नाम नहीं लेना, तो मेरा ख्याल है अब बात शुरू करते हैं आपसे। अरहम, फैज़ाबाद धरना केस में बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए हैं और कमीशन की तश्कील भी दे दी गई है, और फिर यहाँ तक कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, उनका बेंच था 3 रुकनी, कि कोई कितना भी ताकतवर हो अगर वो पेश नहीं होता तो उसको
गिरफ्तार करके बुलाया जाए, कमीशन को बाइख्तियार कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर हम माजी में देखें पाकिस्तान के कमीशंस के माजी में, तो क्या कोई ऐसा कमीशन आपकी नज़र में है जो जिसने कोई ऐसा रिपोर्ट दी हो और फिर उसके बाद जो मुलविस लोग हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी मिली हो? शादाब साहब, आपकी नाम नहीं लेना। जी 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 अब तो नहीं लेते ना। जो ये जहाँ तक ये कमीशन का हिसाब है ना, इसमें थोड़ा ये मुख्तलिफ है जिस तरह बाकी कमीशन बनते हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ ये एक इम्प्लीमेंटेशन कमीशन भी है, क्योंकि इस केस का फैसला तो आ चुका है 2019 में। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन में गया और फिर इन्होंने अब एक हुकूमत को कह के कमीशन बनवा लिया, और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आपको जो है, चाहे कोई साबिक चीफ जस्टिस हैं, चाहे साबिक वज़ीर आज़म हैं, चाहे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिसको भी बुलाना है आप बुलाएं, और मुझे वो लोग चाहिए जो फैज़ाबाद धरने की जिनकी वजह से हुआ, जो इसमें मुलव्वस थे। जब वो 2019 की जजमेंट आई तो वो एक काजी फैसल साहब की जनरल जजमेंट थी, जिसमें उन्होंने जिसकी ये थी कि अब आप जो सियासत में मुदाखलत है वो अदारों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। उसमें इस तरह किसी को कोई लिस्ट नहीं थी कि ये लोग मुलव्वस हैं कि जिन्होंने ओथ की वायलेशन की है। तो मुझे तो लगता है ये बहुत जितनी ताकत इनको कोर्ट दे सकता था, ऑनरेबल कोर्ट ने उतनी ही इसको ताकत दी है, और आई थिंक दे कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स इफ दे वांट टू। जी हरल साहब, आप बताएं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो कमीशन है इससे कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई ताकतवर लोगों को जो है वो कटहरे में लाएगा? देखिए, जो 2019 में फैज़ाबाद धरना के हवाले से फ़ैसला आया, उसके बाद नज़रसानी की दरखास्तें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को रुकवाने के लिए 2019 में जो दरखास्तें दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक पेंडिंग रही। और बदकिस्मती इसमें जो आम ऑब्जर्वेशन थी, जो कल फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से, जो आम ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ये 2019 के बाद जो नज़रसानी के हवाले से दरखास्तें थी, वो 2019 में जो साबका चीफ जस्टिस साहब थे, एक दफ़ा उनकी लिस्ट में ये आया केस, क्योंकि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होते हैं और उसमें जो आम नोयत के केसेस होते हैं जिसमें मफाद आमा का मामला होता है, जी पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर्स होते हैं, वो चीफ जस्टिस के सामने टेबल किया जाता है, और उसमें से चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद होती थी। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त उनकी सवाबदीद होती थी कि वो जिसको चाहे केस को फिक्स करें, और जिसको चाहे वन मैन पावर शो होता था चीफ साहब का, जो कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में उसको रेगुलेट किया गया और कमेटी का मामला बनाया गया। तो वो जो है उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब थे, मैं नाम ले लेता हूँ सर, मुझे लेने दे। तो उन्होंने सुबह ये केस जो है वो लिस्ट में आया, उसके बाद शाम को वो निकल गया। ये उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा हुआ है, आज कल जो आई है अब जजमेंट। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक जो है इस केस को साबका जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने 4 साल तक इनको फिक्स नहीं किया, हालांकि इनको करना चाहिए था। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद गलती अपनी तस्लीम की कि यहाँ पे केस जो है उसकी फिक्सेशन के हवाले से जोड़ तोड़ होता था, और बेंच भी बनाए जाते थे, उस हवाले से भी जोड़ तोड़ होता था। तो इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे आवाम से माजरत की है कि क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी किसी भी अदालतों में अवाम का जो अगर उनका जो एतमाद है उसका फुकदान होगा, तो फिर जो है वो जमहूरियत कमज़ोर होगी, आमरीत जो है वो मजबूत होगी। तो इसमें जो उन्होंने कमीशन बनाया है, कमीशन के हवाले से मैं जो मेरी ज़ाती राय है उस हवाले से, कमीशन जो है आज तक आपको पता है कि महमूदुर रहमान कमीशन से आप देख ले, उसके बाद मिसिंग पर्सन के हवाले से एबटाबाद कमीशन बना, कभी किसी किस्म की कमीशन जो है उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले हैं, यहाँ पे तो उसकी रिपोर्ट मिलना जो है वो भी दरकिनार है। तो बदकिस्मती है, लेकिन इसमें खुश आइन बात यह है कि चूँकि ये केस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि इसने गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया, उसके सरबराह हैं अख्तर शाह साहब। तो वो जो है एक इसमें उन्होंने टीओ आज जो इसके थे, चीफ जस्टिस ने कहा उनको, अटॉर्नी जनरल को, कि आप उसमें ये शामिल करें कि
जो किसी भी ताकतवर आदमी को, चाहे उसमें साबका कोई वज़ीर आज़म हो, साबका किसी एजेंसी का कोई हेड हो, किसी इदारे का कोई हेड हो, तो उसको जो कमीशन है वो बुलाने का अख्तियार दिया गया है। ये बातों में तो TORs में शामिल है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो सारी दुनिया जानती है शादाब भाई। मैं और आप नहीं सिर्फ जानते कि किस कमीशन जो है किस हद तक पावरफुल होते हैं। लेकिन खैर चलें, कुछ पॉजिटिव बातें इसमें हुई हैं कि अब तक जो है इस चीज़ का अदराक किया जाए कि कैसे वो धरना आया और ये नज़रसानी जो दरखास्तें दी गई वो किसके कहने पे दी गई, ये भी उसके TOR में शामिल है। और ये अब वापस ले रहे हैं, उस वक्त के जो मिनिस्टर होते थे, तो उस वाले से जो उसके बाद ये कमीशन जो है वो रिपोर्ट अपनी अदालत में सबमिट करवाएगा। मेरे ख्याल जनवरी की कोई 22 जनवरी की हद तक उस केस को अर्जेंट किया गया है। उसके बाद जो है सुप्रीम, मैं तो जो है ना अब भी मेरी तवक्को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के से है। मेरी इस कमीशन से कोई तवक्को नहीं है कि ये कमीशन कोई ऐसा फैसला करेगी, ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन करवा सकेगी कि अब जो है इदारे जो हैं दूसरे इदारे में मुदाखलत ना करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो। इस तरह के पुरतशद्दद वाक़यात में जितने भी मुलविस अफराद हैं उनका कोई एहतसाब किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता इस मुल्क में, क्योंकि हम जितने भी पुरतशद्दद गिरोह हैं वो हम खुद बनाते हैं ताकि हम अपनी मर्जी के नताइज ले सकें, अपनी मर्जी का एक इत्तफाक राय पैदा करें। यानी कि आपके ख्याल में एक नई तारीख रकम होने जा रही है, क्यों अरहम क्या कहते हैं? शादाब साहब, इसमें ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझनी। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एक साबिक चीफ जस्टिस की बात नहीं, जो इन्होंने बाकायदा रिपोर्ट मंगवाई रजिस्ट्रार जुडिशल और रजिस्ट्रार फिक्सचर से कि ये कब 4 साल से केस क्यों नहीं लगा। उन्होंने कहा जी साबिक 3 चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब और बंदयाल साहब, इन तीनों ने ये केस नहीं लगाया। एक तो बाकायदा उन्होंने टाइम का, जिस तरह साहब ने बता दिया ना, उन्होंने दिया कि जी ये उस दिन लगा ही नहीं। एक तो उन्होंने सारी एक तफसील बताई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी सच ही सिर्फ आपको आज़ाद करेगा, और हमने अब सच, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये बहुत डिफरेंट है। हमूदुर रहमान कमीशन जैसे कमीशन से इसको कंपेयर करना अनफेयर कंपैरिजन है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इस हवा का रुख भी थोड़ा मुख्तलिफ है, दूसरा ये कि जिस तरह इसको चीफ जस्टिस साहब लेकर चल रहे हैं और जिस तरह, अगर तो देखें ना, अगर तो हमने इसको जो है मामला को रफा दफाई करना था तो फिर इसको सामने लेके आने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद जो इन्होंने हुकूमत ने जो बनाई है, इसका जो कमीशन बनाया है, ये जो अख्तर शाह साहब हैं, सईद अख्तर शाह साहब, ये इन्होंने, आपकी मैं इंफॉर्मेशन में इजाफा करूँ, 28 या 29 सितंबर को एक कॉलम शाया किया एक नेशनल न्यूज़पेपर में, कि जिसमें इन्होंने कहा कि ये चीफ जस्टिस का लिटमस टेस्ट है फैज़ाबाद धरना केस, और इस केस को, इसको फैसला इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। और वो बाकायदा उन्होंने एक बड़ा तफसीली कॉलम लिखा है इस चीज़ के बारे में, और उन्होंने इस तरह के एक शख्स को इसका हेड भी लगाया। तो रिजल्ट्स तो सामने आने चाहिए। अगर तो मामले को रफा दफा ही करना होता तो मुझे लगता है ऐसा होता ना। लेकिन अरे वो तो उन्होंने, जाहिर है वो तो अब सरकार की तरफ से लगाया गया ना, वो चीफ साहब ने तो नहीं लगाया। सर देखें, आप अगर अपनी तारीख उठाकर देखें तो जब भी इस तरह के मामला दफन होते हैं तो वो सरकार ही करती है, वो कोर्ट नहीं करता। वो हमेशा इस तरह ही होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे देती है, उसके बाद वैसे चलता रहता है। जिस तरह अब आपका 90 दिन में इलेक्शन होना था, लेकिन वो क्योंकि सरकार ने नहीं चाहा तो वो नहीं हुआ। तो ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें मामला मुख्तलिफ है और इसको जो है वो परसू किया जाएगा। और जब 22 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें उन्होंने साथ चीफ साहब ने ये भी कहा कि आप हमें ये बताएं कि इसके कौन कौन इसका जिम्मेदार है और उनके खिलाफ एक्शन क्या क्या लें हम, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है ना, इनको नहीं है कि हम के चीफ या कोई भी जो जज है वो बीच में इंक्वायरी खुद करे, कमीशन ही बनाना पड़ता है। ये एक उसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन जब ये इसकी रिपोर्ट आएगी तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि ताकतवर हलकों के साबिक लोग जो हैं उनको बुलाया जा सकता है। ये कमीशन अगले 1-2 महीने में बुलाएगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साइज को डिस्कस करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अरहम और गुलाम अब्बास हरल साहब, नाम फिर नहीं लेना, तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके हवाले से जो ट्रायल हो रहा है साइफर केस में, वो फ़िलहाल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसको रोक दिया, जबकि सिंगल बेंच ने कहा था कि 1 माह में इसको ट्रायल को कंप्लीट किया जाए। मामला वहाँ पर क्या है कि जी ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। मुख्तलिफ नज़ीरें भी दी गई। इसमें भारत में इंदिरा गांधी केस पे भी उन्होंने बात की कि जी ओपन ट्रायल का था, उसको कोई बंद कमरे में ट्रायल नहीं किया गया था।
क्या कहेंगे इसको, ट्रायल को ओपन होना चाहिए, क्या उससे फ़ायदा होता है अगर ओपन हो, और अगर वो बंद कमरे का या इन कैमरा हो तो उससे क्या नुकसान होता है और उसकी लीगल क्या वैल्यूज़ हैं? देखिए, जो CRPC का सेक्शन है 352, वो बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि ट्रायल शुड बी ओपन होना चाहिए। ट्रायल ये और आइन जो है, देखिए आइन इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि आर्टिकल 10A जो है वो कहता है कि हर किसी मुल्जिम को उस फेयर ट्रायल जो है वो देना का उसका जो आइनी और कानूनी जो उसका राइट है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो एक हाई कोर्ट में पिटीशन पहले दायर की गई PTI की तरफ से कि जेल ट्रायल जिसको चैलेंज किया गया वो रेड पिटीशन जो है उनकी डिसमिस होगी। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील में गई PTI कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो जेल ट्रायल चल रहा है उसको जो है जेल ट्रायल ना किया जाए। तो उस हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील में हियरिंग हुई उसमें उसको जो बेंच बना, डिवीजन बेंच था, उसको जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने उसमें स्टेटस को जो है वो दे दिया कि ये जेल ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता चेयरमैन PTI का। उस हवाले से जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि इनका कोई उस हवाले से कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं की गई, कोई कैबिनेट का कोई डिसीजन नहीं है हमारे रिकॉर्ड पे। और उसके अलावा ये देखिए, ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि किसी भी मुल्जिम का इंक्वायरी जो है वह या उसको ट्राई करना हो तो वो खुद जाके जेल में करती हैं। ये देखिए, उस हवाले से अगर ये कोर्ट समझती है और ये मुतमिन नहीं कर सकती अदालत को कि इस तरह कोई नक्शे आमा का ख़तरा है या उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि उनका जो हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ है वो ये है कि चेयरमैन PTI जो है उनकी जान को खतरा है, इसलिए इनको आम ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं चलाया जी जा सकता। अरम, आप क्या कहते हैं इस पे कि क्या रीज़न हो सकती है और क्या वजूहात है कि ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए? देखिए शादाब साहब, जो जिस तरह हल साहब ने 352 का जिक्र किया उसमें साथ एक ये भी लिखा हुआ है कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो इफ़ रेड विद रूल 3 ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर कि आप उसको गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की मंजूरी के साथ जेल में चला सकते हैं। इसकी 2-4 रीज़न्स है। वन बीइंग सिक्योरिटी जो यहाँ दी गई है कि जिनकी जान को ख़तरा है। ज़रूरी क्यों है ऐसा होना ओपन? देखें, कोर्ट ज़रूरी नहीं है किसी कोर्ट रूम में हो। फेयर ट्रायल और ओपन ट्रायल का मतलब क्या होता है कि आम पब्लिक उसको देख सके। आप कोई भी जगह कोर्ट रूम डिक्लेयर की जा सकती है एज लॉन्ग एज कुछ तकाजे हैं जो कि फेयर ट्रायल के अंडर आते हैं। पब्लिक एक तो उसको देख सके, फैमिली मेम्बर्स देख सकें, मीडिया देख सके, कोई इस तरह का काम ना हो जाए। वजह इसकी ये है कि ऐसा कुछ ना हो जाए जो कि उसके जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसको इन्फ्रिंज कर दे। अगर तो ये सब तकाजे पूरे हो रहे हैं जेल में, जो कि वैसे तो हमारे सिविल कोर्ट में अक्सर ऐसे होते हैं कि 5 लोगों की खड़े होने की जगह होती है, वो उन्होंने कहा कि 15 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकते और इस तरह के मामला। अच्छा, लेकिन अगर इसमें ये बात डाल दी जाए कि भाई ये बड़ा कुछ सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि जाहिर है जो साइफर का मामला है ये कोई शादाब, अरहम और हरल साहब का तो इशू नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल मामला है। तो इस पे अगर हम इसको ओपन ट्रायल करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो जिससे हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इन कैमरा कर रहे हैं। तो क्या फिर उसमें इजाज़त दी जा सकती है? शादाब साहब, इंटरनेशनल मीडिया पे तो ये खबर भी रिपोर्ट हुई है कि ये जेल ट्रायल को स्टे मिल गया। इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की है, मामला भी सेंसिटिव है। इस बात पर जेल ट्रायल किया जा सकता है। हम अक्सर जेल ट्रायल करते हैं, कोई दहशतगर्द है या कोई इस तरह का शख्स है, जेल में जाकर ट्रायल हो जाता है। लेकिन आपने इसमें इसका लार्जर प्रिंसिपल समझना है ना हमने, कि ये आप देखें ना, जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, इन कैमरा भी हो सकता है। लोग आप अगर उधर मीडिया को खुली आज़ादी दे दें, ऐसा भी हो सकता है। फिर तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, इनका मसला तो सिक्योरिटी है। देखिए शदाब भाई, इसमें इंसाफ का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि इंसाफ जो है वो सिर्फ किया ना जाए, इंसाफ होता नजर आए। जस्टिस शुड नॉट बी डन ओनली, इट सीम्स टू बी डन। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा आम केस है, पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र इस पे है। तो मैं इस हवाले से एक फेयर ट्रायल जो है उसका मौका मिलना चाहिए चेयरमैन PTI को, और ये सारी दुनिया जो है वो समझे इस बात को कि ये इंसाफ हो रहा है। ये नहीं कि जो जिस तरह पहले होता रहा है, जिस तरह मैनेजमेंट होती रही है, जिस तरह नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए जाते रहे हैं। तो ये बड़ा ही आम केस है, इसलिए इसका फेयर ट्रायल का दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये जेल ट्रायल जो है उसको मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में अच्छा नहीं समझा जाता, ना तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी या हियरिंग प्रॉपर दी जाती है, ना उसको
मुलजिम को एक फेयर ट्रायल का मौका दिया जाता है, तो ये जो है जो इंटर कोर्ट में अपील में फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा वेल रीजनिंग फैसला है। तो इंसाफ के तकाजे जो है उसमें पूरे किए गए हैं, उसके मुताबिक फैसला किया गया। वैसे इस तरह की कोई बात कोई कंटेंशन हाई कोर्ट ने लिया नहीं। इवन आईसीए में सारा टेक्निकलिटी पे केस है कि आपको एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर चाहिए था, एक परमिशन चाहिए थी। और भाई देखिए उसमें आर्टिकल 10A का बड़ा वाज़ह जिक्र हुआ है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो है फेयर ट्रायल जो है उसका मौका नहीं दिया जा रहा और ना जाना मुमकिन है। तो फेयर ट्रायल जो है वो यही है, और ये आइन कहता है आपको हर शहरी को जो है उसका बुनियादी हक देता है कि उसके साथ, जैसे इससे पहले जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है आर्मी एक्ट में, उसमें कुछ जो सेक्शन है उनको कलअदम करार दिया गया 2D1 वगैरह, और दूसरी 54 थी, उसमें भी यही सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ था कि इसमें भी 10A जो है उसका जो है उन्होंने जिक्र किया कि फेयर ट्रायल जो है वो नहीं दिया जा रहा मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को। मिलिट्री कोर्ट्स चूँकि पहले से वजूद में हैं, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री के लिए हैं, वो सिविलियंस के लिए नहीं। वो तो मामले बिल्कुल मुख्तलिफ है चलिए, ना। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अरहम आपका, और गुलाम अब्बास हरल साहब एडवोकेट सीनियर कानूनदान है हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।